तो इन इन दिस केस बच्चों शायद ये बैलेंस नहीं हुआ था ना हमारा प्रिपरेशन पॉइंट क्रमांक 1 में। दिस वाज पॉइंट नंबर रोमन नंबर 4, राइट? ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं हुआ था, टाइम ख़त्म हो गया था लास्ट क्लास में। तो ये रोमन नंबर 4 को बेटा इनफैक्ट ये होगा सल्फेट आयन इज SO4 2 माइनस, है ना। तो पहले मुझे ये बैलेंस्ड इक्वेशन किसी ने कर लिया हो तो बता दे, और उसके बताने के भी पहले किसी बच्चे को ये बैलेंसिंग नहीं समझ में आई हो तो भी बता दे, ये मैं करवा दूं। चलो तो सबको गई है, फिर बता दो भैया। कोई किसी ने किया है कि कोई नहीं किया है? नहीं किया हो तो तत्काल कर लो। इसी के नीचे प्रॉपर नोट डाल के, ये जो बैलेंसिंग अलग से किया करो ना, ये नोट डाल के किया करो, और फिर ऊपर सीधा कोफिशिएंट लिख दिया करो, जो भी पानी और H+ एक्स्ट्रा लगना है वो उसके साथ। एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करो। इंतज़ार में हो भैया, कर रहे हो हाँ या ना तो बता दो, कि कर रहे हो कि कर लिया है, कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं ना। बोल, जवाब तो देना पड़ेगा भाई। कर रहे हो, कर लो बच्चों, नोट डाल के फेयर कॉपी में ही करो, क्योंकि ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना आपको बोर्ड के हिसाब से भी आवश्यक ज़रूरी है। इसको सॉल्व करो। चलो बच्चों, दो हाफ रिएक्शंस हैं, उनको बैलेंस करना है। मैं नोट डाल के, आप लोग फेयर कॉपी में ही करिए क्योंकि ये आपको आना चाहिए। Mn+2 के स्टेट पे है, +2 से किस में बदल रहा है? MnO4-। हेलो, ठीक है। तो इस यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के मैंगनीज है, वो दोनों जगह एक एक है, तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको LHS में 4 पानी डालना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको RHS में 4 2 जा 8 H+ डालना पड़ेगा, तो एटम्स सारे बैलेंस हो गए। अब चार्ज बैलेंसिंग बची। LHS में पानी न्यूट्रल है, मैंगनीज पे +2 है, तो LHS पे चार्ज हो गया +2। RHS में MnO4 पे -1 है, हाइड्रोजन पे एक +1 है, लेकिन 8 है तो +8 -1 हो जाएगा +7। RHS में +7 है, यहाँ पे LHS में +2 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये बात हो गई कि ये Mn+2 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छी बात है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे वाला व्यक्ति रिड्यूस होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है? S2O8 2 माइनस का। इस एनायन का नाम क्या है? ये एनायन कहलाता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट। ये खुद कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट आयन में, विच इज SO4 2 माइनस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के सल्फर है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बाय द वे बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 लगा के हो गया 2 4 जा 8, ये भी 8 है, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन है नहीं तो पानी यानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। खैर ऑक्सीजन बैलेंस था तो पानी तो डाला ही नहीं। LHS पे पर ऑक्सोडाइज सल्फेट पे चार्ज है -2, सल्फेट पे है -2, लेकिन ये 2 हैं तो ये हो गया -4। मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन से इनटू कर देंगे, जो कि है 2, और नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन से इनटू कर देंगे, जो कि है 5। इससे इलेक्ट्रॉन का लेन देन बराबर हो जाएगा और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली ये कोफिशिएंट से इनटू करके ऐड करिए, और मुझे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा, और मेरे हिसाब से कुछ कटने वाला है नहीं, तो सब सिंप्लीफाइड इक्वेशन बताओ ऐड करके, इतना खुद करो। इक्वेशन बताओ और बोलो जवाब क्या है। इतना सा काम नहीं हो पाया यार, चलो करो, खैर कोई बात नहीं। प्लस +10 सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। ठीक है बेटा, आ गया सबका? जोड़ के इक्वेशन लिख गया, आगे बढ़ जाऊं? चलो हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ बच्चों।
पॉइंट क्रमांक बड़ा 2 जिसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करनी है, उसमें डालेंगे पहला पॉइंट विच इज़ रोमन नंबर 1। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की चर्चा कर लेते हैं। पहला रोमन नंबर 1 इंग्लिश लिखेंगे केमिनोफोर की कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही पहले बात कर रहा है। कह रहा है केमिनोफोर इज़ नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। केमिनोफोर पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, पर देखो भाई, पानी बढ़ा दोगे तो कोई चीज़ नहीं भी घुलती, जो घुल जाती है ना। पर इन जनरल बात की जाती है तो केमिनोफोर पानी में इज़ नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, कॉमा इज़ पर्पल कलर्ड, पर्पल रंग का होता है, कॉमा इज पैरामैग्नेटिक एट एलिवेटेड टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर में ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, बट डायमैग्नेटिज्म अंडर नॉर्मल कंडीशन, फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इट डीकम्पोजेज एट, नहीं बस इतना ही लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 1 बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 यहाँ अंडर नॉर्मल कंडीशन तक लिखना है। हाँ बेटा बोलो। सर आप एक बार और ये बता देंगे पॉइंट नंबर 1 किसके अंदर डालना है? बिल्कुल, सुन लीजिए। प्रिपरेशन था बड़ा 1, वो समाप्त हो चुका है। अब बड़ा 2 हम शुरू कर चुके हैं विच इज़ प्रॉपर्टीज़। बड़े 2 में पहला पॉइंट है रोमन नंबर 1, वो मैं फिर से बोलता रह रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है रोमन नंबर 1। ये इसमें लिखना है केमिनोफोर इज़ नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत अधिक नहीं घुलता है, कॉमा इज़ पर्पल कलर्ड, पर्पल रंग का होता है, कॉमा इज पैरामैग्नेटिक एट एलिवेटेड टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर में पैरामैग्नेटिक हो जाता है, बट डायमैग्नेटिक अंडर नॉर्मल कंडीशन, फुल स्टॉप। ये है प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट रोमन नंबर 1। लिखें तो हाँ बोलें, दिक्कत हो तो पूछें। नहीं, प्रॉपर्टीज में दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में लिखेंगे इट डीकम्पोजेज एट 513 केल्विन एज फॉलोज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आ गई, हीटिंग इफेक्ट की बात हो गई है कि 500 यहाँ 15 लिखा है, इसको 13 ही कर देना बेटा। 513 केल्विन पे ये डीकम्पोज करता है, कैसे? केमिनोफोर 2 केमिनोफोर हीट होके बना देता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। और एक्चुअली ये दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के बारे में भी जानकारी दे रहा है। क्या भाई, टेम्परेचर एलिवेट कर दो, एलिवेट कर दो तो एक्चुअली इसका मैग्नेटिक बिहेवियर इसलिए बदल जाता है नॉर्मल कंडीशन और एलिवेटेड टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है। केमिनोफोर के फॉर्म में नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहता है। गर्म करने पे, एलिवेटेड टेम्परेचर पे, आपको यहाँ टेम्परेचर का रेंज भी समझ में आ रहा होगा, लगभग 500 केल्विन के आसपास हीट कर दोगे तो केमिनोफोर एक्चुअली अपने फॉर्म में बचेगा ही नहीं, वो केमिकली कुछ और बन जाएगा। क्या बन जाएगा? K2MnO4। अगर ये कहलाता है पोटेशियम पर मैंगनेट, तो K2MnO4 आपको पता है K तो पोटेशियम है, और MnO4 2 माइनस कौन सा एनायन कहलाता है बच्चों? नाम आपको बता चुका हूँ मैं इसका, मैंगनेट आयन। तो एक्चुअली पोटेशियम पर मैंगनेट पोटेशियम मैंगनेट में बदल जाता है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। अब क्यों होती है उसके बारे में और चर्चा करूंगा कि क्यों भैया एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक, इसको याद करना पड़ेगा सर कि कुछ है कॉमन सेंस, उसको देख लेते हैं आगे। पहले ये लिखिए तो हाँ बोलिए। हटा दूं बच्चों? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सच्चाई ये है बेटा कि अभी अपना रोमन नंबर 2 भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप उसी जहाँ आपने रिएक्शन लिखा है उसी के नीचे आप अब ये फ़ोटो बनाएंगे। KMnO4 के नीचे पोटेशियम का कैटायन तो कॉमन है। सर ये पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म क्यों हो रहा होगा? ये हो रहा होगा बेटा एनायन की वजह से। क्या हो रहा है सर? तो जो KMnO4 आपने LHS साइड में लिखा है उसी के नीचे फ़ोटो बनाओ, वही रोमन नंबर 2 में MnO4 माइनस की फ़ोटो हमने बनाई हुई है, एक बार फिर बनाओ। MnO4 माइनस में 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया O माइनस, क्योंकि मैंगनीज के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? होते हैं 4s के 2 और 3d के 5। हेलो, तो अगर 4s के इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट कर दोगे तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे?
5 और 2 मिला के 7, है ना। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन से 7 अनपेयरिंग होके 7 कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए। और अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंगनीज का स्टेट क्या है, +7। यहाँ पे चेक कर लो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो आप मेथड से निकाल सकते हो, दूसरा तरीका होता है कि दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे यहाँ मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2-2। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो -2, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो +2। तो यहाँ ऊपर वाले ऑक्सीजन से +2 पाएगा, ये साइड वाले से +2 पाएगा, इधर वाले से +2 पाएगा, और यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना है तो कंट्रीब्यूशन 1-1 होगा, तो ये हो जाएगा +1। अगर मैंगनीज पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ दोगे, सिर्फ मैंगनीज का लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा +7। हेलो, बोलना पड़ेगा। सुंदर सी फोटो बना लो और ये +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओ, और खुद सोचो कि कोई व्यक्ति के पास अगर 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और उसने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर ली, तो क्या अब उस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे? ऑक्सीजन के साथ पेयर कर लिया, नहीं बचे। तो अगर नहीं बचेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? डायामैग्नेटिक। हेलो हेलो। और शेप भी लिख लो बेटा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, टेट्राहेड्रल। ये हो गई पर मैंगनेट की कहानी, जो कि हमने इंग्लिश में रोमन नंबर 1 में लिखी भी है, रोमन नंबर 2 में रिएक्शन से भी जान लिया कि KMnO4 साथ ऐसा क्यों होता है, और रोमन नंबर 2 में ही ये भी समझ लिया कि नॉर्मल कंडीशन में KMnO4 MnO4 माइनस के फॉर्म में रहता है, और उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक मतलब ऐसी चीज़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगी। अच्छा, कॉमा, ये हो गया बेटा MnO4 2-। ऑक्सीजन तो 4 ही हैं, 2- है मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, तो मैंगनीज को छेड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल देखो मैंगनीज ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 बनाया है तो इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसी प्रक्रिया के हिसाब से +6। देखो लिखा भी हुआ यहाँ पे है, ये भी टेट्राहेड्रल। अच्छा, रंग भी, अच्छा रंग भी लिख लो बेटा, यहाँ पे सिर्फ इसका रंग लिखा हुआ है, दोनों का रंग भी दोबारा बताओ। ये किस रंग का था अपना पर मैंगनेट? क्या था? अरे बताते नहीं हो यार, क्या था? पर्पल कलर का। और अपना मैंगनेट का रंग क्या होता है? ग्रीन। गाढ़ा ग्रीन, है ना, डार्क ग्रीन, ग्रीन, है ना। तो अब देखो, अगर सर मैंगनीज के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो अगर उसने सर ऑब्वियसली बात है, अच्छा पहले ये बना लिया है, हेलो बोलना पड़ेगा, बना लो पहले, फिर इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ मैं। सिर्फ आप लोग ये फोटो बनाओ पहले, टेट्राहेड्रल लिखो, ग्रीन कलर का लिखो, ये मत लिखना पैरामैग्नेटिक 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये मत लिखना, ये थोड़ा सा मैं आपको हालांकि लिखवा सकता हूँ, पर हो गया, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ये मत लिखना अभी ग्रीन, ये पैरामैग्नेटिक और एक अनपेड वाली बात, अभी पहले वाइट बोर्ड में समझा दूँ मैं आपको। लिखो तो, हाँ बोलो। देखो बेटा, यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंगनीज की अगर मैं बात करूँगा तो मैंगनीज होता है 4s2 3d5। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि 3D के ये जो 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3D के, और 4s का पेयर्ड होगा और 4p खाली होगा। अब सर क्योंकि इसके इर्द गिर्द कितने लोग आ रहे हैं, 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं, और उनके साथ इसको बॉन्ड कितने बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन वो माइनस के फॉर्म में, तो बॉन्ड इसको बनाने पड़ रहे हैं 6। तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, तो इसको अभी भी अपने 4s के एक इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइट करके कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, 4p में। हेलो, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो बेटा इसके अभी भी 7 गए, लेकिन 7 में से कितनों की पेयरिंग हो गई, 6 की। हेलो हेलो, एक ये येलो वाला अनपेड, हाँ बेटा एक सेकेंड, तो एक बार फिर से सुन लो भाई, Mn 4s2 था, 3d5 था, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो 5 थे,
भले इसको मैंगनेट आयन मतलब आने वाले अभी भी ये 4 ऑक्सीजन है, पर वो बॉन्ड कितने बना रहे हैं 6, क्योंकि 2 ऑक्सीजन O माइनस की स्टेट में है। तो 6 बनाने के लिए इसको अपना 4s के इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइट करना ही पड़ेगा, और 4s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पहुँच जाएगा 4p में। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 7 हो गए, लेकिन 7 में से इसने पेयरिंग यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना के पेयरिंग किससे कराई 6 से, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक तो बच गया। और क्योंकि एक बच गया तो ये कोई अगर ऐसा सेंट्रल एटम है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। हेलो, इसको याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। तो अब आप ये भले डिस्क्रिप्शन नहीं लिखो, आप सीधा इसके यहाँ पे नीचे लिख दो पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। हेलो, बोलना पड़ेगा अब, यस सर। ठीक है, छापें और हाँ बोलें। प्रॉपर्टीज में लिखेंगे पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 3, और रोमन नंबर 3 में भाई मेरे इंपॉर्टेंट डाल देंगे, बहुत जरूरी है ये, बोर्ड मेंस नीट बहुत जरूरी चीज, एनसीईआरटी की चीज, बहुत शानदार चीज। रोमन नंबर 3 में एक जानकारी, सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं, लिखेंगे इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई नई बात नहीं है सर, हम ऑलरेडी जानते हैं कि भयंकर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, K2Cr2 भी होता है, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड एज फॉलोज। हमको K2Cr2 के बारे में पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सामने लोग ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। लेकिन बेटा वो केवल एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका रिड्यूस होने का जो फॉर्म है वो केवल एसिडिक मीडियम में ही आपको पता होना चाहिए, विच इज Cr+3। KMnO4 ऑन द अदर हैंड तीनों मीडियम में इस योग्य है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सके, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, लेकिन किस फॉर्म में ये अलग अलग है। क्यों? मीडियम डिपेंडेंट है ये, इसलिए एज फॉलोज के बाद पहले सुन लो। MnO4 माइनस अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाला ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन खाएगा। MnO4 माइनस एक इलेक्ट्रॉन खा के बना लेता है MnO4 माइनस, लेकिन ये काम ये करता है, ये याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये काम करता है न्यूट्रल मीडियम में। आप खुद देखो, आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही लिखना पड़ेगा। क्यों? ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के मैंगनीज बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी 4 बैलेंस्ड है, केवल चार्ज बैलेंस करना है जो कि इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा। आप खुद देखो, यहाँ ना H+ लगा ना OH- लगा। फिर बात करता हूँ मैं एसिडिक मीडियम में, नेक्स्ट लाइन से। इन एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस बदलता है Mn+2 में, ये याद होना चाहिए। MnO4 माइनस न्यूट्रल में बदलता है MnO4 माइनस में, मतलब पर मैंगनेट बदलता है मैंगनेट में, पर मैंगनेट बदलता है Mn+2 में एसिडिक मीडियम में। बैलेंस करना है तो मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन के लिए 4 पानी, 4 × 8H+, और चार्ज के लिए 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन खा रहा है पर आयन। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको बोर्ड के हिसाब से ना पता हो फिर भी चलेगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास उसका जितना है अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर होता है पर आयन कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है। जैसे ये खा रहा है तो एक आयन कितना इलेक्ट्रॉन खा रहा है? 5, तो अभी इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास अपॉन 5। ऊपर की प्रक्रिया में इस MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास अपॉन 1। तो वो भी लिख ही ले, अगर ये लिखा है तो ये भी लिख ही ले बाजू में। इस न्यूट्रल वाली स्थिति में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1। यहां पे क्या होगा? मोलर मास अपॉन 5। और इतना लिखो, फिर बेसिक मीडियम में अलग से आपको फिर से कराऊंगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग मेरे को आपको सिखानी है। पहले इतना लिखो और बेसिक बस, फिर रुक जाना, एक काम करना, न्यूट्रल को डाल देना A, एसिडिक को डाल देना B, और बेसिक को डालना C में हेडिंग डाल देना इन बेसिक मीडियम। रिएक्शन मत लिखना, वो मैं आपको समझाऊंगा। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। अब न्यूट्रल में बेटा सबसे पहले तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि MnO4 माइनस खुद रिड्यूस होता है MnO4 माइनस में न्यूट्रल में, एसिडिक में वो खुद रिड्यूस होता है Mn+2 में, और बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस खुद रिड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के फॉर्म में। ये याद होना चाहिए सबसे पहली बात। अब आइए इसका वैलेंसी फैक्टर निकालें, बैलेंस करने की कोशिश करें पहले इस हाफ रिएक्शन को। चलो,
तो इसको हाफ रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के मैंगनीज बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए LHS में 4 ऑक्सीजन है, RHS में 2 है, तो 2 पानी डालेंगे। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 2 जा 4 H+ डालेंगे। लेकिन सर मीडियम तो बेसिक है, ये तो एसिडिक का नहीं, मीडियम भले एसिडिक हो बेसिक हो, या इस स्टेप तक सेम काम करना है, उसके बाद फर्क आता है। क्योंकि मीडियम बेसिक है तो जितना आपने H+ डाला है उतना ही OH- आयन डाल दो, लेकिन एक साइड नहीं, दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड डालोगे तो मैथमेटिकली आप कुछ एरर नहीं कर रहे हो। आपने यहां भी 4 OH- आयन जोड़ दिया, LHS में भी और यहां भी। अब H+ और OH- आयन जहां पे कंबाइंड साथ में आ गए हैं उनको आप इकट्ठा कर दो। क्यों इकट्ठा करते हैं सर? क्योंकि बेटा H+ और OH- आयन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, इतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि बना लेते हैं पानी। शायद आपको पता भी है पानी कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, पानी मोर और लेस एक नॉन इलेक्ट्रोलिटिक चीज़ है जो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मिनिमम डिसोशिएट करता है। तो जहाँ पे H+ और OH- आयन दोनों आ गए वहाँ पे उतना ही पानी बन जाएगा। इससे H+ आयन हट गया आपके इक्वेशन से। हेलो, बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो पहले नोट डाल के इन बेसिक मीडियम लिख लिया आपने, नोट डाल के कभी भी मैं ऐसी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ उसको ऐसे डब्बे में बंद कर दिया करो नोट डाल के, क्या आपको पता रहा, आपका बेसिक मेन नोट्स खराब ना हो ना, कि, कि मान लो ना भी समझ में आया कभी तो हो गया, नीचे वाला रट लेना, कम कम बोर्ड का काम तो हो जाएगा। पहले इतना करो, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इतना करो, करो तो हाँ बोलो, हटा दूँ? हाँ सर। चलो नेक्स्ट लाइन से और करके, नेक्स्ट लाइन से और करो और फिर लिखो, और करके फिर लिखो, मुझे पढ़ के बताइए। LHS कितना क्या हो गया अभी अपना? MnO4 minus plus 4H2O gives MnO2 plus 2H2O plus 4OH minus. वेरी गुड। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ फिलहाल हो रहा है। क्या सिंप्लीफाई हो रहा है सर? पानी कट रहा है, यहाँ का 2 पानी कट जाएगा और यहाँ 4 पानी कटेगा तो यहाँ 2 पानी बचेगा। हेलो, Yes sir. तो इसको और करके फिर आप लोग रीराइट कर लीजिए इस पूरी चीज को, मतलब MnO4 माइनस प्लस 2 पानी गिव्स MnO2 प्लस 4OH-। फिर से रीराइट कर लो, दोबारा लिख लो। ये प्रोसेस करके आपने बेसिक मीडियम में एटम्स की बैलेंसिंग कर ली, अब बच गया चार्ज बैलेंस करना और वो इलेक्ट्रॉन से ही होगा, तो अब फिर वही करना है। तो एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में बस यही फ़र्क है, लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस से फिर से सेम हो गया। आइए आपके लिए मैं चार्ज बैलेंस कर दूं, तो चार्ज बैलेंस करोगे तो ये -1 है, ये न्यूट्रल है, तो LHS में चार्ज हो गया -1, ये न्यूट्रल है, ये तो कट ही गया और यहाँ पे बच गया OH पे चार्ज है -1, ऐसे 4 है तो -4, तो RHS -4 है, LHS -1 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। और इन दिस केस इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बच्चों पर मैंगनेट आयन का? मोलर मास अपॉन Mass upon 3. 3। ये जरूर ध्यान रखना एक स्पीशी कितना गेन कर रहा है, तो ये भी लिख लो, ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है? सबका नहीं, ये मॉलिक्यूलर वेट है, या मॉलिक्यूल लिख रहे हो तो इसका मॉलिक्यूल ही लिखो। मॉलिक्यूल क्या था? KMnO4। तो इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का बदल रहा है। न्यूट्रल में हो जाएगा बाय 1, एसिडिक में हो जाएगा बाय 5 और बेसिक में हो जाएगा बाय 3। हेलो, हाँ सर हो गया। चलो आगे बढ़ जाओ बच्चों। यस। चलो नेक्स्ट, तो KMnO4 में रोमन नंबर 4 लिखेंगे कि ये किसको किस रूप में ऑक्सीडाइज करता है, ये भी पता होना चाहिए। तो लिखेंगे इट ऑक्सीडाइजेज स्मॉल a, पर ये जेई का पॉइंट है, इसमें जेई डाल देना। बोर्ड में आपको ये याद नहीं होना चाहिए, वो बताएगा, जेई में नहीं बताएगा, पता होना चाहिए। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सांजल को ऑक्सीडाइज करेगा,
किसको किस में करेगा, तो कुछ लिस्ट बना रहे हैं। ए, ऑक्सलेट आयन को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। अब नोट डाल के खुद बैलेंस करो, इसको वैसे नोट डालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। देखो कार्बन बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जोड़ के कार्बन है तो यहाँ लगा दो 2 और ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। बच गया चार्ज बैलेंस करना, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए LHS में चार्ज हो गया -2, RHS में 0 है तो आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। हेलो, यस। ठीक है। ये आप लोग 5 मत लिखना बेवकूफ़ी। एक्चुअली उसने एसिडिक मीडियम की बात NCERT ने की हुई है, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है, तो 5 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसने इंटू किया हुआ है, हो गया। अभी आप कोई ओवरऑल रिएक्शन थोड़ी लिख रहे हैं, तो आप बेसिक करो। बात समझ में आती है? हेलो, हाँ सर। नेक्स्ट स्मॉल b लिखेंगे। Fe+2 को बदलता है Fe+3 में। आप लोग 5 मत लिखना, Fe+2 को बदलता है Fe+3 में। बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। हेलो, समझ में आ रहा है कि लिखूं मैं? यस। Yes, sir. हाँ। ठीक है। नेक्स्ट C लिखेंगे तीसरा। ये NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज करके बनाता है NO3 माइनस। और NO2 माइनस को जब आप NO3 माइनस बनाओ तो उसको अलग से फिर बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, खुद से करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। C पहले बताओ तो मैं आगे बढ़ूंगा, रुका हूं मैं। हाँ बेटा, चलो एक बार मैं कर देता हूं आपके लिए। फिलहाल हमने NO2 माइनस यानी कि नाइट्राइट्स को बदला है नाइट्रेट्स में। नाइट्राइट्स को बदला है नाइट्रेट्स में, नाम पता होने चाहिए। नाइट्राइट होता है NO2 पे -1 और नाइट्रेट होता है NO3 पे -1। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के नाइट्रोजन है, बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डालूंगा मैं, उधर 2 पानी है, अच्छा नहीं LHS में ही डालूंगा मैं 1 पानी। उसके बाद बचा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए डालूंगा मैं यहाँ पे 2H+। मीडियम की तो बात की भी नहीं है, तो ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम में ही काम करेंगे अपन। जब तक नहीं करते अपन यूजुअली पानी एसिडिक मीडियम की बात करते हैं, है ना। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहा हूँ तो हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन अब बच गया चार्ज, तो ये हो गया -1, ये हो गया +2, तो ये RHS में चार्ज हो गया +1 और यहाँ पे हो गया LHS में हो गया -1, क्योंकि NO2 पे -1 है, एक ही है, पानी न्यूट्रल है। तो LHS में -1, RHS में +1। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो। हेलो, तो इन दिस केस आपका बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। और देख भी लो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ये देखो ये ऑक्सीडाइज हो भी रहा है। हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. कोई तकलीफ किसी को? नो सर। हटा दूं? अरे हाँ ना बोलो भैया। Yes, sir. चलो ठीक है। नेक्स्ट बेटा, कितने लिख लिए हमने? C. C। एक और लिखो बेटा, C के बाद लिखो नेक्स्ट D। D लिखेंगे, ये I माइनस को बदलता है I2 में। ये I माइनस को बदलता है I2 में। बैलेंस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे E। नेक्स्ट लिखेंगे E। ये एक और लिख लो बस बेटा, ये जो सल्फाइट होता है SO3 2- उसको भी बदलता है सल्फेट में SO4 2- में। बस बेटा पर्याप्त है। इसको भी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पानी, और हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 2H+। चार्ज बैलेंस करोगे तो ये है -2,
ये है -2 और +2 0, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बोलना पड़ेगा, Yes, sir. छापो तो हाँ बोलो। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा। मैं भाई जैसे आपको मान लो बोला जाए तो आप एक एग्जाम्पल लिखो, मैं खुद कह रहा हूँ। एग्जाम्पल करके लिखिए, लिखेंगे गिव बैलेंस्ड रिएक्शन between give balanced reaction between permanganate ion give balanced reaction between permanganate ion and permanganate ion and थायोसल्फेट। अच्छा हाँ, एक आपको और लिखवाना था, परमैंगनेट आयन एंड थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट होता है बच्चों S2O3 2-। क्या कहलाता है ये आयन? Thiosulfate. थायोसल्फेट इन बेसिक मीडियम। अब ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके बताओ बेटा। MnO4- खुद किस में बदलेगा? वो हाफ रिएक्शन हो जाएगा, उसको बैलेंस करो। थायोसल्फेट, हालांकि आपने लिखा नहीं है, ऑब्जर्व शायद कर पा रहे होगे, सल्फर हमेशा किस रूप में ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है बच्चों? सल्फेट में। आपने सल्फाइट का लिखा है, थायोसल्फेट भी बदलता है सल्फेट में। चाहो तो वहाँ ABCDE के बाद F भी लिख लो। थायोसल्फेट बदलता है सल्फेट में, लिख लो SO4 2-। सवाल समझ में आ गया क्या पूछ रहा हूं मैं? बोलना पड़ेगा पहले, Yes, sir. सब लोगों को बोलना पड़ेगा। अरे बोलो, हाँ चलो ठीक है। अब फटाफट बैलेंस करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। और यहाँ से मुबारक की बात भी सुन लो कि आपका D ब्लॉक यहीं से समाप्त होता है। सर पूरा चैप्टर खत्म? नहीं बेटा, ट्रांजिशन मेटल में D ब्लॉक तो पढ़ते हैं, साथ ही साथ F ब्लॉक भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। F ब्लॉक बहुत छोटा है, हालांकि D ब्लॉक के अंदर ही आता है। इनर ट्रांजिशन हो गया D ब्लॉक, और इनर ट्रांजिशन हो गया F ब्लॉक। F ब्लॉक वन बहुत थोड़ी सी पढ़ाई है मेरे हिसाब से, और आधे घंटे में निपट जाएगा F ब्लॉक भी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 40 मिनट की मीटिंग आईडी लगेगी, और इसके बाद हम नया चैप्टर शुरुआत कर सकते हैं। मुबारक हो, मतलब वो कल से ही करेंगे, पर आज इनऑर्गेनिक को बाय बाय बोल देंगे। ज़्यादा इनऑर्गेनिक में अभी फ़िलहाल इसको बैलेंस करते भी रहो और मुझे मेरे साथ बात भी करते रहो। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं चालू की थी, कर दी है। तो पर मैंगनीज मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और खुद रिड्यूस होता है इन फॉर्म ऑफ MnO2। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के मैंगनीज है, एक एक बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए RHS में डाल दूंगा 2 पानी। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए डाल दूंगा यहाँ पे 4 H+। क्योंकि मीडियम बेसिक है तो जितना H+ डाला है उतना ही डालूंगा मैं OH-। लेकिन एक साइड नहीं, दोनों साइड। जहाँ H+ OH- आयन दोनों डाल दिए हैं वहाँ 4 पानी कर दूंगा। इधर 4 LHS में 4 पानी, वहाँ 2 पानी, तो यहाँ से 2 पानी हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 पानी। यहाँ तक तकलीफ बच्चों? क्योंकि मैं यहीं पे मिटा के रीराइट कर रहा हूँ। No, sir. लिखना चाहोगे दोबारा तो लिख लो, लिख लिया हो तो हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हटा रहा हूँ मैं, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा, हटा रहा हूँ मैं यहीं पे रीराइट कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे नेट में मेरे पास क्या बचेगा बेटा? 2 पानी। हेलो, और यहाँ का पानी कट चुका है। यहाँ नेट में मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया है? 4 OH-।
अब बच गया चार्ज बैलेंस करना। LHS का चार्ज है -1, RHS का चार्ज है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हुआ, दिख भी रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, रिडक्शन हाफ पूरा हो गया। नेक्स्ट, अब मैं ऑक्सीडेशन हाफ लिखूंगा। ऑक्सीडेशन किसका करना है? थायोसल्फेट का। क्या होता है? H2O3 पे चार्ज है 2-, ये बदलता है सल्फेट में। इतनी मेरे को जानकारी केमिस्ट्री से होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि सल्फेट बदलता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के सल्फर है, LHS में 2 हैं तो यहाँ 2 लग जाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए RHS में हो गया 4 × 8, LHS में है 3, तो यहाँ डालना पड़ेगा मुझे 5 पानी। हेलो, क्योंकि 5 और 3 हो जाएगा 8। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 × 2 = 10 H+ डालना पड़ेगा। जितना H+ डाल रहा हूँ उतना ही OH- आयन डालूंगा, लेकिन एक साइड नहीं, दोनों साइड। जहाँ H+ और OH- आयन दोनों आ गए हैं वो मिला के हो जाएगा 10 पानी। LHS में 5 पानी, RHS में 10 पानी, ये 10 कट के 5 बचेगा, ये कट जाएगा। इसको लिखना हो तो लिख लें, वरना मैं यहीं रीराइट करूँगा। रोक रहे हो तो रोको, लिख लियो तो हाँ बोलो। मैं रुका हूँ अभी फिलहाल। हटा दूँ? हाँ Yes, सर। sir. मैं यहीं दोबारा रीराइट कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे LHS में बचेंगे मेरे पास कितने OH-? 10. थोड़ा सा इसको ब्रैकेट, कई बार 10 और 0 लोग एक साथ बना देते हैं, तो ब्रैकेट लगा दिया करो। और RHS में क्या बचेगा मेरे पास? 5 water. अब बच गया बेटा चार्ज बैलेंसिंग। LHS में चार्ज है -10 और -2 यानी कि -12, और LHS में चार्ज है एक सल्फेट पे 2- है, ऐसे 2 हैं तो -4। यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -4 है, तो क्या करूँ? बैलेंस हुआ नहीं हुआ? Electron. बोलना पड़ेगा Yes. सबको। यस सर। चलो, ऊपर वाले इक्वेशन को इंटू करूंगा 8 से, नीचे वाले को इक्वेशन इंटू करूंगा 3 से, इंटू करके दोनों को जोड़ दूंगा, लिखूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। LHS जो में जुड़ जाएगा, RHS में जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कट ही जाना, 8 × 3 = 24 दोनों जगह। लिखो दो LHS पूरा इंटू करके, RHS इंटू करके, कुछ कट रहा हो तो करो और काट कटा के आंसर बताओ। अब मैं ना लिखूंगा, अब आप बताएंगे जी, मैं इंतजार में हूँ। दीदी एक एक करके, बाकी लोग चेक भी कर लेंगे। बिल्कुल सही है। 8 MnO4-, हाँ, Plus 3H2O3 2-. प्लस थ्राइस ऑफ H2O3 2-, बिल्कुल सही। Plus H2O. प्लस एक पानी, कट कटा के देख, मैं चेक कर लूँ, ये है 8 × 2 = 16 पानी LHS में इधर, और यहाँ 3 5 × 15 16 में यहाँ, बिल्कुल ठीक है। LHS में एक पानी बचेगा। हाँ आगे। Gives गिव्स 8 MnO2 8 MnO2, बिल्कुल सही। plus 6 SO4 2-. 3 × 2 = 6 सल्फेट आयन, बिल्कुल सही। Plus 2 OH-. 2 OH- आयन, चेक करने दो। 8 × 4 = 32 होंगे RHS में, और 2 OH- आयन, दो ही बोल रहे हो ना? Yes, sir. हाँ ठीक है बेटा, सही है। कोई दिक्कत किसी को? बोलना पड़ेगा। हेडिंग डाल दें। एंड या और, एंड नहीं लिखना चाहिए, कोई अलग अलग थोड़ी है। और या ब्रैकेट में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनका दूसरा नाम। स्टार मार्क करेंगे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पॉइंट क्रमांक बड़ा 1। इतना करो तो हाँ बोलो, तो आगे कहानी शुरू करो। शुरू करूं?
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंट्रोडक्शन में बच्चों पॉइंट क्रमांक पहला लिख रहे हैं हम लोग, पहला पॉइंट क्रमांक 1 में लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज called the lanthanoid and actinoid series and has a general electronic configuration of ns n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2। इसके बारे में बता रहा हूं पर पहले लिखो, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे these elements are called because their last electrons enter the f orbital, because the last electron enters the f orbital। ठीक है, पहले इंग्लिश लिखे तो हाँ बोले, फिर उसको समझाता हूँ। ये स्पेलिंग बेटा इस बच्चे ने गलत लिखी हुई है, लैंथेनॉइड की स्पेलिंग मैं नीचे लिख दे रहा हूँ LA, अच्छा खैर उसी में सुधार दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। देखो LAN लैंथेनम के बाद होते हैं ना, इसलिए LAN लैन, THA थ, नाइड्स NIDES lanthanides and actinides ACTINIDES lanthanides and actinides। कोई दिक्कत? No, sir. श्योर। लिखो तो हाँ बोलो। Yes, sir. चलो अब थोड़ा सा एलिमेंट्स लिखने की, एलिमेंट नाम रटने की बहुत आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस ज़रूर जनरेट करने की आवश्यकता है। देख लो बेटा, ये जो एफ ब्लॉक होता है ये 6th पीरियड से शुरू होता है, यहाँ से 6th और 7th पीरियड में एफ ब्लॉक भरता है। अब आप देखो 6th पीरियड में आपको सबसे पहला एफ ब्लॉक भरने के पहले हम सबसे पहले भरते हैं 6s2, यहाँ पे भरते हैं 7s2, मतलब 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के। फिर आता है लैंथेनम खुद, ये लैंथेनम है 3rd ग्रुप का, कायदे से ये है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और कौन सा डी? 6th पीरियड है तो ये डी होगा 5d, तो भरेगा 5d1, वैसे ये भरेगा 6d1। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो, दिख भी रहा होगा, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और अगला डी जो है विच इज हैफनियम वो 72 है। तो सर बाकी का कहाँ है बेटा? 58 से 71 तक ये नीचे है, और ये सारे भरते हैं एफ ब्लॉक में। शुरू होता है 4f1 से लेके ये भरता है लास्ट 4f14 तक। वैसे ये भरता है 5f1 से लेके 14 तक। तो अगर मैं पीरियड नंबर को n मान रहा हूं तो मान लो लैंथेनम के बाद जो आते हैं वो हैं एफ ब्लॉक, लेकिन ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले भरा रहता है NS2, फिर उससे एक कम यानी कि n-1 भरा रहता है D, और फिर उससे एक कम n-2 भरा रहता है F। F में भर सकते हैं 1 से लेकर 14, तो 1 से 14। NS में तो हमेशा 2 ही भरे हैं, इसमें भर सकते हैं 14। अब जो D बच गया अपना बेटा, कायदे से D में भर तो केवल एक ही रहा है। हेलो हेलो, Yes, sir. लेकिन इसको लिख रहा हूं मैं 0 से लेके 1। क्यों सर? 1 लिखो, बताऊंगा बेटा ये क्यों। हालांकि कॉमन सेंस शायद कुछ के पास होगा, जिस पास नहीं है वो मैं अभी एफ ब्लॉक बताऊंगा, है ना, वो ये आपको पता चल जाए। फिलहाल केवल आपको ये 0 से 1 लिखना है। सर 1 लिखा हो, 0 से 1 क्यों? ये 0 क्यों होगा? ये तो भरा ही रहेगा ना अगला भरने के पहले, बताऊंगा। तो पहले इसको लिख लो, ये आपका जनरल कन्फिग्रेशन हो गया। यहां तक हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। लैंथेनम यानी कि La, दो अ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन La, मत लिखना, पूरा लिखना, इज इंक्लूडेड इन लैंथेनाइड सीरीज, La मत लिखना, इज इंक्लूडेड इन लैंथेनाइड सीरीज बिकॉज इट क्लोजली रिजेंबल्स, ये रिजेंबल्स का आर स्मॉल होना चाहिए,
it closely resembles with those elements, those मतलब lanthanide सीरीज वाले, full stop. Also the general symbol for lanthanides, फिर noids लिखा हुआ है, for lanthanides is Ln. तो आज से लैंथेनम का सिंबल तो La होता है, ये La लिखना है आपको, यहां पे आपको लैंथेनाइड्स लिखना है. तो बोला ये जा रहा है, जो मैंने को बोला भी मैंने आपको, कि लैंथेनम को मैं लैंथेनाइड्स में इसलिए गिनता हूं कि भले ये 14 एलिमेंट से तो अलग हो गया, ये तो 15th हो गया, लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर्टी लैंथेनाइड्स जैसी है, इसलिए इसको हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट ही मानते हैं. और इन जनरल हम लैंथेनाइड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Ln से. हेलो, लिखो तो हाँ बोलो. तीसरे पॉइंट में लिखेंगे द स्टडी ऑफ लैंथेनाइड्स, स्पेलिंग सही करते रहना हर जगह. द स्टडी ऑफ लैंथेनाइड्स इज कंपैरेटिवली ईजियर देन एक्टिनाइड्स बिकॉज, अब आप Ln लिख सकते हो क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूं, बिकॉज Ln मतलब लैंथेनाइड्स शो ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल एक्टिनाइड्स शो अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आर रेडियो एक्टिव. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इन जनरल. कहने का अर्थ ये है, इंग्लिश लिखते भी रहो, सुनते भी रहो, कि अगर एफ ब्लॉक की बात करूं मैं, तो एफ ब्लॉक में आप देखोगे भी हम लैंथेनाइड्स ज़्यादा चीखेंगे, एक्टिनाइड्स की बात बहुत कम करेंगे. क्यों? इसका पहली जानकारी तो ये है कि लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो मोस्टली एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना उनके कंपाउंड्स को बहुत पसंद है. क्यों? उसका रीज़न देखेंगे अभी हम. तो उसके बेसिकली केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. बाकी भी हैं पर मैक्सिमम एक ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बहुत स्टेबल है. एक्टिनाइड्स ऑन द अदर हैंड, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज भी बढ़ चुका है, तो बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन, मतलब उस ऐसा कोई स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है. बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में करोड़ों अरबों कंपाउंड्स हैं, इसलिए उसकी पढ़ाई थोड़ी सी कठिन है. लैंथेनाइड्स की सरल है. और तो और एक्टिनाइड्स की पढ़ाई में हम ऐसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैक्सिमम इन जनरल एक्टिनॉइड्स कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव. हमको मरना मराने की सिस्टम नहीं करते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स अपन सब्जेक्ट भी नहीं है हमारा, अभी तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं है. अगर आप एडवांस के भी सिलेबस में देखोगे तो उसने केमिकल काइनेटिक्स से रेडियो एक्टिविटी को हटा दिया, मालूम इस बार. अब से मतलब एनसीईआरटी में हट गया. एनसीईआरटी में तो नहीं है, एडवांस पूछता था बहुत, अब हट गया. चलो हटा दूँ? less than 1 minute. Yes, sir. हाँ ठीक है, ये हो गया. फिर से मीटिंग आईडी भेज रहा हूँ. फिर से इंट्रोडक्शन में पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे सीरियम, CERIUM, सीरियम, ब्रैकेट में उसका सिंबल और एटॉमिक नंबर 58, ये लिख लीजिएगा. एक्चुअली ये सब लैंथेनाइड सीरीज यानी कि 4F का सबसे पहला एलिमेंट है. तो सीरियम विच इज 58 इज मोस्ट कॉमनली इज द मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग लैंथेनाइड एलिमेंट. लैंथेनॉइड नहीं, लैंथेनाइड एलिमेंट. जो सीरियम होता है ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पर्यावरण में, पृथ्वी में एग्जिस्ट करता है अमंग ऑल लैंथेनाइड्स. हटा दूं? Yes, sir. चल आगे बढ़ रहा हूं मैं, हटा रहा हूं. अब एक थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल वाला कॉमन सेंस एक बार फिर से बना लेंगे अपन. याद करेंगे बेटा. मैं इसको वर्टिकल करके आपको थोड़ा सा याद दिला दूं. जो मैंने अभी आपको बताया, पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन
इसको पॉइंट नहीं, वही पॉइंट क्रमांक 4 में ही लिख लो। सबसे पहले पीरियड में क्या भरता है बच्चों? सबसे पहले 1s2। दूसरे पीरियड में क्या भरता है? 2s2। 2:2. फिर 2p6। तीसरे पीरियड में क्या भरता है? 3s2। और 3:2. 3p6 में जान के गैप रख रहा हूँ कि बीच में डी नहीं है यहाँ पे। फिर फोर्थ पीरियड में सबसे पहले भरता है 4s2 और सबसे पहली बार यहाँ पे भरता है क्या? 3d10। 3:10. और फिर भरता है 4p6। फिर फिफ्थ पीरियड में सबसे पहले भरता है 5s2, 4d10 और 5p6। इसके बाद सिक्स्थ पीरियड से एफ का एंट्री शुरू होती है जिसमें सबसे पहले भरता है 6s2। फिर भरता है एक कम यानी कि 5d1। ये होता है बेटा लैंथेनम। हेलो, Yes, sir. इसका अटोमिक Yes, sir. नंबर होता है बच्चों, कितना नंबर अटोमिक नंबर होता है लैंथेनम का? 57. 57। इस 57 के बाद सबसे पहले भरता है लैंथेनाइट सीरीज। कहाँ से? 58 से लेके कहाँ तक? 14 भरने हैं तो 14th हो जाएगा 71 तक। हेलो हेलो, Yes, sir. ये क्या भर गया बेटा? ये 4f भर गया 1 से लेके 14 तक। फिर जो अगला d भरता है, हालांकि फिर अगला d भी 10 तक भरेगा, पर जो अगला d आएगा उसका अटोमिक नंबर क्या होगा? 72। हेलो, 72. Yes. और फिर भरता है 6p6। फिर आते हैं हम सेवेंथ पीरियड में। सेवेंथ पीरियड में सबसे पहले भरता है 7s2, फिर भरता है 6d1 जो होता है एक्टीनियम, जिसका अटोमिक नंबर होता है 89। बेटा म्यूट कर लो थोड़ा सा, किसी का खरखरा रहा है। फिर 89 के बाद नेक्स्ट 90 से लेके और 14 भरोगे तो 103 तक भरता है 5f। हेलो, 1 से लेके 14। हेलो, और इसके बाद भरता है ये आगे 61 से लेके 10 तक, लेकिन जो इसके बाद नेक्स्ट आता है उसका अटोमिक नंबर क्या होता है? एक्टीनियम का जो नेक्स्ट आता है उसका नाम उस रदरफोर्ड के नाम पे वो नाम रखा गया है, तो उसको बोलते हैं रदरफोर्डियम, RF। उसका अटोमिक नंबर होता है 104। बेटा म्यूट, कौन है? अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और फिर भरता है 7p6। यहाँ तक हाँ बोलना पड़ेगा, और इसको पॉइंट क्रमांक 4 में ही बना लो ताकि आपको ये पीरियोडिक टेबल का ज्ञान आ जाए कि ये 4f और 5f ऐसे भर रहा है। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो। एफ ब्लॉक में इंट्रोडक्शन के बाद, स्टामार्क समाप्त के बाद अगला स्टामार्क डालेंगे, लिखेंगे जनरल। अपन ने बोला ये लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स 4f और 5f में 4f की पढ़ाई हम करते हैं। तो अगला स्टामार्क हम डालेंगे, लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक लगभग बात हो ही गई है, बहुत आसान सी चीज़ें बची हैं। पॉइंट क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर केवल लैंथेनाइड्स की बात करूंगा तो मैं n नहीं लिख के मैं प्रिसाइज हो जाऊंगा। 4f भरता है 1 से लेकर 14। इसके पहले 5d भरा रहता है 1, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं इसको 0 से 1 लिखो, क्यों मैं बताऊंगा। और 6s2 पता है, लेकिन लैंथेनाइड की बात कर रहे हैं तो 4, 5, 6 में स्पेसिफिक हो गए। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे, दूसरा पॉइंट होगा अटोमिक रेडियाई। उसमें पहली बात लिखेंगे रोमन नंबर 1। पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। एटॉमिक रेडियाई में सबसे पहली बात लिखेंगे रोमन नंबर 1। इंग्लिश लिखेंगे इट डिक्रीजेज अलोंग द सीरीज एंड देयर रेगुलर डिक्रीज एंड देयर THEIR एंड देयर रेगुलर डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखें तो हाँ बोले तो
तो अलॉन्ग द सीरीज साइड घट रहा है, लेकिन हमको ये भी पता है कि घटते घटते हाल ये हो जाता है सर कि इनका साइज़ और इनके नीचे वालों का साइज़, इसका साइज़ और इसके ऊपर वाले का साइज़ लगभग डाउन द ग्रुप तो साइज़ बढ़ना चाहिए था, पर भले ही इनका आपस में घट रहा है, पर इनका साइज़ और इनके ऊपर वाले का साइज़ लगभग सेम होने के कारण इसी जनरल डिक्रीज को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। हमने शायद पढ़ा समझा भी हुआ है डी ब्लॉक में ही। हेलो, कोई दिक्कत? No, sir. नेक्स्ट रोमन नंबर 2 लिखेंगे एटॉमिक रेडियाई के लिए ही। नहीं, रोमन नंबर 2 नहीं, उसी में पैरा चेंज करके लिख दो। चलो कोई बात नहीं, उसी में पैरा चेंज करके लिख दो। लिखो, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई that is lanthanide contraction is attributed to the fact of imperfect shielding of one electron by another in the same subshell। imperfect को पुअर भी लिख सकते हो। F electron F इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन पूरा लिखना, 1F इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। भाई F की शील्डिंग बहुत पुअर होती है, तो बहुत पुअर शील्डिंग होने से क्या होता है? बहुत पुअर शील्डिंग होने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में कायदे से शील्ड जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो ही रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो न्यूक्लियस मजबूत होता होता वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और शिद्दत से और तेज़ी से अपनी ओर खींचता है, तो साइज़ घट जाता है, और इसलिए इनका साइज़ और इनके ऊपर वालों का साइज़ लगभग बराबर रहता है। तो डाउन द ग्रुप जो साइज़ बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ता, इसको बोलता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखो तो हाँ बोलो। ये उसी में पैराग्राफ चेंज करके मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ। लिखेंगे, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दैट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट ऑफ इम्परफेक्ट या पुअर शील्डिंग ऑफ वन F इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सबशेल। अब बोलो दिक्कत। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली इनर शेल इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में तो शील्ड करते ही हैं। स्लेटर्स रूल का कहना है कि जो आपके सेम सबशेल में भी जो मतलब आपके सेम सबशेल में इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी आपस में एक दूसरे को शील्ड करते हैं। कैसे? जैसे मान लो एक बेंच में, भाई आप मान लो बैठे हो बेंच में और मास्टर को देख रहे हो, तो जो आपके आगे बैठा है वो आपके और मास्टर के बीच में बीच तो आ ही रहा है, लेकिन जो आपके साथ भी बैठे हैं ना सेम बेंच में, उसमें भी अगर एक बेंच में होता है ना 4-5 लाख, जैसे पीछे गाड़ी की पीछे वाली सीट में अगर 4 लोग बैठाने हो तो एक को आगे पीछे करके बैठाना पड़ता है ना। अरे होता है ना, तुम थोड़ा सा आगे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ, तो एक्चुअली सेम सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स भी शील्ड करते हैं। स्लेटर्स रूल ने शील्डिंग का कैलकुलेशन किया हुआ है, और अगर आप वो फॉर्मूला कभी देखो तो वहां पे सेम सबशेल के इलेक्ट्रॉन भी शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ठीक है भैया, समझ गए। चलो हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. और वही F की बड़ी पुअर होती है तो इसलिए वो शील्डिंग नहीं कर पाता। चलो आगे बढ़े बच्चों। अभी भी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को आगे बढ़ाएंगे। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो सर पहले से जानते थे, तो क्या हो गया, और थोड़ी सी बातें बेटा डी ब्लॉक में करनी है। तो नेक्स्ट लिखेंगे रोमन नंबर, एटॉमिक आयनिक रेडियाई में रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 लिखेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में कि भैया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, तो उससे क्या हो गया, अभी तक मैंने लिखा नहीं ना, वो साइज बराबर होने वाली बात। तो नेक्स्ट लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लिखेंगे हम हुआ उससे, ये चलो पुअर शील्डिंग है मान लिया, नहीं करते शील्ड मान लिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ गया मान लिया, हो क्या गया इससे। तो अब लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखो तो हाँ बोलो।
और ये कंसिक्वेंसेस को लिस्ट करेंगे। लिखेंगे पहला इफेक्ट क्या हुआ, बोलूं शुरू करूं? Yes, sir. चलो, कंसिक्वेंस में बेटा पहला कंसिक्वेंस लिखेंगे स्मॉल ए, लिखेंगे इट रिजल्ट इन वेरी लेस डिफरेंस इन द साइज ऑफ एल, मतलब सारे के सारे लैंथेनाइड्स, which is responsible for the reason that they have almost similar chemical properties. Full stop, paragraph change करके hence it is very difficult to separate lanthanides from each other. कहने का अर्थ है कि मान लिया तुम गर्दन पकड़े थे तो हमने लिखवा दिया तुमको कि भाई अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज घटता है, सच्चाई तो है घटता है, लेकिन अगर आप इनकी वैल्यू पे जाओगे ना, डिक्रीमेंट ऑब्जर्व करोगे ना, तो बहुत मिनिमम है बेटा। उस चक्कर में है क्या कि क्योंकि डिक्रीमेंट तो लगभग साइज सबका सेम है, हाँ डिक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीमेंट बहुत मार्जिनल है, बहुत मिनिमम है। उससे होता ये है कि बाहर वाले मतलब इन लैंथेनाइड्स को कोई भी अगर रिएक्शन करने के लिए कोई भी दूसरा एलिमेंट आता है तो उसको फर्क है नहीं लगता कि ये लैंथेनाइड का अदरक है या लैंथेनाइड का लहसुन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करो तो हर लैंथेनाइड लगभग सेम प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि अरे यार इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो न्यूक्लियस से दूरी ही डिसाइड करती है, वो लगभग सबकी सेम है। इसलिए भले साइज डिक्रीज कर रहा है, गर्दन पकड़े हो तो डिक्रीज कर रहा है, पर लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू होने की वजह से बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सभी का बहुत मजबूत है, तो लगभग साइज सबका सेम है, जिसके कारण केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम शो करते हैं सब लोग। और शायद इसीलिए इसकी पढ़ाई भी काफ़ी इजी है, क्योंकि केमिकली रिएक्शन की बात करो तो ये सब एक ही जैसे रिएक्ट करते हैं। लिखो तो हाँ बोलो। तो इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है? क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है, तो लगभग सबका न्यूक्लियस मजबूत, तो सब जो प्रॉपर्टी शो करना है वो सभी करते हैं भाई, जितने ऑक्सीडेशन स्टेट अक्वायर करना है वो सभी अक्वायर कर लेते हैं। और कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट इन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन सा वो देखेंगे। एक्चुअली +3 वाला होता है, वो आगे दिखाऊंगा भी। आगे बढ़ जाए। कंसिक्वेंस में अगला लिखेंगे स्मॉल बी, लिखेंगे इट नहीं, लिखेंगे इट्स जनरल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नहीं 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 नहीं, इट्स नहीं, इन जनरल, पहले जनरल बात कर रहा है, इन जनरल कॉमा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हमको पता है कि इन जनरल डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता है, बट the atomic size of an element lying in 4D series, 4D series मतलब fifth period, is nearly same of the corresponding 5D series element. 4D मतलब फिफ्थ पीरियड और 5D मतलब सिक्स्थ पीरियड। अब सिक्स्थ पीरियड में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि लैंथेनम के बाद 4F में 14 भरे, तो फिफ्थ पीरियड का जो डी भरा था यानी कि 4D, और सिक्स्थ पीरियड का जो उसके बाद का डी भरा लैंथेनम के बाद का यानी कि 5D, इनका साइज लगभग सेम है। ऑल्दो डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, पर इनका सेम क्यों है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसिक्वेंस है। लिखो तो हाँ बोलो। एक्चुअली साइज सेम होने वाली बात आपको डायरेक्टली बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछी जाती है। मैंने तब भी लिखवाए थे, तो अभी फिर से एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे भाई, एटॉमिक साइज को R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एटॉमिक साइज ऑफ एक, मैं फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट आपको बता रहा हूँ, जिरकोनियम, ZIRCON, लिखा भी हुआ, फिर से लिख लो, सिंबल होता है ZR। ये बराबर होता है किसके? हॉफनियम के। ए बेटा एक बार एनसीईआरटी किसी के पास भी हो चेक करो, हॉफनियम की स्पेलिंग HOF लिखी है कि HAFNIUM, एक बार चेक कर लो। हेफनियम है कि हॉफनियम है, चेक करो एक बार। मेरे हिसाब से शायद HA है या H,
एनसीईआरटी में अभी मेरे सामने वो पड़ी है, क्या, जीआरबी ओपी टंडन, इसमें HA लिखा हुआ है, चेक करो यार एक बार, एनसीईआरटी चेक करो। सर HA। हाँ, क्योंकि ये इसका बड़ी सुंदर सी किताब दी हुई है ना ये। HA बेटा स्पेलिंग सुधार दो, सिंबल HF ठीक है पर हैफनियम कहलाता है। और एक और एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, नायोबियम सिंबल है NB, ये बराबर होता है टेंटेलम के, है ना। तो ये क्यों है, क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो एग्जाम्पल क्या लिखवाया भी हुआ था, एक बार फिर से लिख लो। चलो हटा दूँ, 1 मिनट सर। स्मॉल सी लिखेंगे, एज द साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स डिक्रीजेज, कॉमा द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ देयर, पहले ये पूरी इंग्लिश लिख लो, ये फोटो मत बनाओ, पहले लिखो क्या, एज द साइज ऑफ लैंथेनाइड्स डिक्रीजेज, लैंथेनाइड आयन की जरूरत नहीं है, लैंथेनाइड्स ही बस लिख दो क्योंकि उनकी बात है, आयन की बात है। चलो ठीक है, एज द साइज ऑफ लैंथेनाइड्स आयन डिक्रीजेज, लिख लो आयन डिक्रीजेज, कॉमा द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेज, एंड हेंस लैंथेनाइड्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं LnOH होल थ्राइस से, एंड हेंस LnOH होल थ्राइस इज मोस्ट बेसिक, अच्छा नहीं ये तो नहीं, La लिखो, हेंस LaOH होल थ्राइस इज मोस्ट बेसिक वाइल LuOH होल थ्राइस इज लीस्ट बेसिक, ब्रैकेट में लिखो फजान्स रूल। पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ ये क्या किया हुआ है, पहले लिख लो, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं। As the size of lanthanides ion decreases, comma, the covalent character of their hydroxides increases, and hence LaOH whole thrice is most basic while LuOH whole thrice is least basic. ब्रैकेट में लिखेंगे फजान्स रूल। लिखो तो हाँ बोलो। सर ये ग्राफ भी बना। नहीं बेटा अभी नहीं, पहले समझा दूं मैं आपको, पहले इंग्लिश लिखो। हाँ सर हो गया। कोई रोक रहा है? 1 मिनट। क्या कह रहा है? अब ये ग्राफ प्लॉट करो, पहले सुन लो बेटा। एक्चुअली अगर आप साइज देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग द पीरियड साइज तो डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होता भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ये इनके आयंस का ग्राफ है। अब सर कौन से आयन का ग्राफ बनाए हो? बेटा मैंने इन सबके +3 स्टेट के आयन को बनाया है। अच्छा, भले लैंथेनम 3D भले डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन मैं बोल ही चुका हूँ उसकी प्रॉपर्टी लैंथेनाइड्स जैसी है, इसलिए हम उसको पहला एलिमेंट इसी को मानते हैं। हालांकि सबसे पहला होगा कौन? सबसे पहला लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट होगा कौन? सीरियम, Ce, वो भी +3 होगा, वो भी यहीं आ जाएगा। और ये सबसे आखिरी जो है Lu, उसका नाम है जिसका 71 एटॉमिक नंबर है, तो ये 71 एटॉमिक नंबर है, वो भी +3 के स्टेट के आयन की बात कर रहा हूँ, उसका नाम होता है लूटीटियम, LUTETIUM, स्पेलिंग ठीक लिखी है बच्चे ने, LUTETIUM। अब ये पहले ग्राफ बना लो, और हम सबसे पहला मान रहे हैं लैंथेनम, है ना। तो इनके +3 स्टेट के आयन का अगर मैं साइज देखूंगा तो फैक्चुअल बात है लॉन्ग पीरियड साइज घटना भी चाहिए, और इनका साइज घटता भी है। फैक्चुअल क्या, कॉमन सेंस से समझ में आता है, लॉन्ग पीरियड साइज घटना चाहिए, घट रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इनका साइज घट रहा है, हाँ एकदम वैल्यू को पकड़ोगे तो लगभग, भाई डाउन द ग्रुप से कंपेयर करोगे तो कहेंगे लगभग बराबर है, वही वाली बात की ये सब जो कंबाइनिंग आयन होते हैं इन सबको एक जैसे देखते हैं। तो लेकिन मैं अभी इनके एलिमेंट की नहीं, इनके +3 स्टेट के आयन की बात कर रहा हूँ। तो इनके +3 स्टेट के जो आयन हैं लगभग सब +3 स्टेट में आयन बनाते हैं, इसलिए तो इनकी प्रॉपर्टी आसान है, क्योंकि कोई भी दूसरा आता है तो ये इन सबको एक जैसा महसूस करता है, क्योंकि ये सबका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो जनरली ये केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्यों? मैं अभी इसको व्हाइट बोर्ड में बताऊंगा आपको। तो जो इनके +3 स्टेट के कैटायंस हैं, पहले मैंने उनका आपको ग्राफ बना दिया। अच्छा, अगर बना दिया तो इसमें फजान्स रूल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैटायन किसी एनायन के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा। मैं इसकी किस कंपाउंड में स्पेसिफिक हूँ? मैं हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, कहाँ जैसे तो आयनिक कंपाउंड होते हैं सर, कैटायन और एनायन आयनिक कंपाउंड बनाता है। अच्छा, तो इनके आयनिक नेचर में, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए लगता है फजान्स रूल। +3 स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबका +3 है, साइज घटने की वजह से पोलराइजेशन पावर कैटायन का बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कम होगा। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा? पहला वाला। सबसे कम आयनिक कौन होगा? लास्ट वाला।
कोई चीज़ जितनी आयनिक है उतना ही ज़्यादा ना OH माइनस आयन देगी। तो सबसे पहला वाला अगर हाईएस्ट आयनिक है तो सबसे अच्छा बेस होगा इसका हाइड्रोक्साइड। तो वही लिखा है कि पहला वाला इज मोस्ट बेसिक वाइल लास्ट वाला इज लीस्ट बेसिक। बोलना पड़ेगा अब पहले इतनी बात पे। यस सर। किसी को तकलीफ? किसी को तकलीफ? नो सर। ये ग्राफ बना लिया, डिटेल लिख लिए? यस सर। हाँ सर। चलो, अब एक बात जो हमारी रह गई वो एक बात मैं आपको बताऊंगा, पर वो हमारा अगला टॉपिक ही है तो लिखवा के बताऊंगा। क्या? एक बात जो ये रह गई वो ये है, शुरू से चली आ रही है कि ये केवल +3 एक ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों है वो बता चुका हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मजबूत होने की वजह से ये अंदर के इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है। अच्छा, अभी बोल देता हूँ खैर उस बात को। अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं देते तो कौन से देंगे सर? अंदर मतलब 4f के नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस सर Z इफेक्टिव इतना मजबूत है इनके कारण, इनकी पुअर शील्डिंग कारण कि खींचे एकदम तेजी से। तो 4f के तो देंगे ही नहीं, तो देंगे कौन से? इन जनरल 6s के 2 और 5d का 1। हेलो, यस सर। यस भाई, ये सभी यही करेंगे। 4f में 1 है कि 10 है, फर्क नहीं पड़ रहा, देने ही नहीं है। हेलो, इन जनरल ऐसा नहीं कह रहा कि मैं गर्दन पकड़ लोगे तो एक आध f के देते भी हैं, पर इन जनरल ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएंगे? ये 2 को दे देंगे +3 का। हेलो हेलो, एक्टीनियम के केस में क्या है? भले 5f की भी शील्डिंग पुअर है न्यूक्लियस से, लेकिन वो उसको उतनी तेजी से, क्योंकि अल्टीमेटली 4f से 5f तो दूर ही है। तो न्यूक्लियस से जब तुम इतना दूर निकल जाओगे तो भले कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मजबूत है, लेकिन फिर भी उतनी तेजी से तो नहीं कर पाना। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखा दिया, तो इसलिए यहाँ के 5f भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्टिनाइड्स के फिर भी आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाएंगे। लैंथेनाइड्स जनरली हमेशा +3 में ही काम करता है, तो एल्यूमिनियम जैसे काम करता है। हेलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चलो, तो अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी भी लिखवा सकता हूँ। तो जनरल प्रॉपर्टीज में पॉइंट क्रमांक ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या होगा बेटा? बड़ा 3 ना, बोलना पड़ेगा। बड़ा 3 लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे पहली बात रोमन नंबर 1। इंग्लिश लिखेंगे द मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर Ln मतलब लैंथेनाइड्स इज +3। हाउएवर +2 एंड +4 आयंस में ऑल्सो एग्जिस्ट। अब ये वही मैं लिखा रहा हूँ कि +2 +4 भी दिखते हैं, पर +3 मोस्ट स्टेबल है। क्यों? आप समझ ही पा रहे हो। रोमन नंबर 2, the irregularity in oxidation state arise mainly due to stable electronic configuration of half filled or fully filled 4f subshell। आप ये रोमन नंबर 2 अच्छी बात है, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। अब वो जो एक बात आज की मेरी छूटी हुई है, जो मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, जो मैंने 5d जब लिखा था या n-1d भी जब लिखा था तो 0 से 1 लिखा था। मैंने कहा था ये बताऊंगा मैं, ये बताने का समय आ गया है। वो 0 से 1 इसलिए लिखा था क्योंकि 4f को भी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होने का मन करेगा। तो सर, तो बताता हूं, पहले इसको लिख लो। और क्यों मन करेगा? क्योंकि सर पूरा पूरा 4th शेल स्टेबल हो जाएगा। जैसे क्रोमियम और कॉपर के केस में था, 4s का एक इलेक्ट्रॉन अंदर आता था, वैसे यहां पे भी F को हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड करने के लिए ये अपने बाहरी से एक खींचेगा। तो इसका बाहरी कौन होगा भाई? 4f का बाहरी होगा 5d। 6s तक थोड़ी दे जाएगा, बहुत दूर है। तो 5d का जो एक है वो अंदर खिंच जाएगा, जैसे क्रोमियम और कॉपर में खिंचता था। शायद थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी। हेलो, बोलना पड़ेगा हाँ या ना, बोलना पड़ेगा हाँ या ना। हाँ सर। अब कायदे से बेटा 6 पन्ने बचे हैं, तो 6 पन्ने, चलो मीटिंग आईडी खत्म ही होने